ऐसा संभवत इसलिए लगता है क्योंकि अंग्रेजों में कार्य के प्रति एकनिष्ठा अद्भुत थी। वे जो भी कार्य करते थे उसे उत्कृष्ट रूप से संपन्न करते थे। उनमें नए दो कार्य करने की लगन थी। अतः प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है कि अंग्रेजों के अधीन भारत विकसित हो गया होता, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः उनकी निष्ठा ब्रिटेन की महारानी के लिए ही थी। उनके कार्यों से जो भी विकास भारत में होता उसका लाभ तो ब्रिटेन को ही होना था। यहाँ की कृषि और उद्योगों से ब्रिटेन का खजाना भरता, भारत का तो मात्र शोषण ही होना था। ऐसे में भारत के लोग आज भी गरीब होते। अतः विकास की बात करना बेमानी है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का अपना योगदान था, किंतु ये कह देना कि स्वतंत्रता उनकी बदौलत मिली है एक अतिशयोक्ति ही होगी। और अगर कोई उन्हें स्वतंत्रता का पूरा श्रेय ही देना चाहता है तो फिर विभाजन का कलंक भी उनके माथे आना चाहिए, क्योंकि कई अन्य देश भी ब्रिटिश चुंगल से आजाद हुए और ज्यादातर बिना विभाजन के। उन्होंने ही हमें सिखाया कि सिद्धांतों की चाशनी में डुबोकर कैसे हिंदू द्रोह किया जाता है। अहिंसा की बात करो मगर लाखों हिंदुओं के कत्लेआम पर खामोश हो जाओ। एक तरह हिंदुओं को भाईचारे का उपदेश देकर उनके शस्त्र छीन लो और दूसरी तरफ कातिलों को खुला घूमने दो। गंगा जमुना तहजीब की लोरियां सुनकर हिंदुओं को सुलाते रहो ताकि दूसरा पक्ष कत्लेआम को अंजाम दे सके। याद करिए परमादरणीय सुभाष चंद्र बोस के वो कथन जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के तुरंत बाद भारत का शासन पहले 25 वर्ष सेना के नियमों के आधार पर चलना चाहिए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी मानसिक गुलामी से बाहर आकर अपने और अपने देश के राष्ट्रीय हितों को ठीक से समझे और एक उच्चतम लीडरशिप गुणों को प्राप्त करके भारत को विश्व में स्थापित करके विश्व गुरु बना सके, जो कि लोकतंत्र में ये संभव नहीं जब तक भारत की जनता मानसिक गुलामी से उबरकर लोकतंत्र की मूल भावना को समझ नहीं लेती। सत्य का सिद्धांत बताओ मगर झूठे और मक्कारों को आगे बढ़ाओ। मानवता के गुण गाओ मगर कत्लेआम करने वालों के पक्ष में खड़े रहो। देश प्रेम के गीत भले गाओ मगर अपने हित के लिए देशद्रोहियों के साथ गुलबहिया करते रहो। अहिंसा, सत्य और मानवता के प्रचारक अगर नहीं होते तो निश्चित रूप से हिंदुओं में इतने जयचंद पैदा नहीं होते, न लाखों हिंदू मारे जाते और संभवतः देश का विभाजन भी नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 के प्लाई के युद्ध में रखी गई। 1757 तक भारत में मुगल साम्राज्य पूरी तरह उखाड़ा जा चुका था, इसलिए कोई संभावना नहीं है कि मुगल राज्य अनवरत चलता रहता। अपितु अगर अंग्रेज ब्रिटिश नहीं आते तो कैसा परिप्रेक्ष्य होता, ये सोचना काफी रोचक होगा। ध्यान रहे कि 1750 से 1790 के दशक तक भारत की प्रमुख ताकतें निम्न थीं। मराठा परिसंघ दिल्ली के दक्षिण में, यमुना के दक्षिण में, सिख परिसंघ अफगानिस्तान की सीमा से दिल्ली तक, यमुना के उत्तर में, हैदराबाद के निजाम, कुछ छोटी स्वतंत्र रियासतें भी थी। भारत में कई छोटे नवाब, राजपूत ठाकुर या राजा थे जो कि मराठों या सिखों के पास जाने वाले करों के एक हिस्से के साथ उनके संरक्षण में थे। टीपू हैदर अली मैसूर कर्नाटक के शासक थे, लेकिन उनका शासनकाल स्थायी प्रभाव के लिए बहुत कम था। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो टीपू सुल्तान का साम्राज्य शायद फिर भी प्रभावी रहता। असम, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अहोम स्वतंत्र थे। केरल त्रावणकोर स्वतंत्र था। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तरांचल स्वतंत्र थे। अवध और बंगाल में मुगल अवशेष नवाबों को मराठों एवं सिखों के हमलों का हमेशा खतरा रहता था। मराठों ने तो बंगाल और अवध पर धावा बोलना अपनी आदत बना लिया था और इसे बरकरार रखा था। सिख मेरठ तक की जमीनों पर छापे मार रहे थे और यमुना के पश्चिम उत्तर की सभी जमीनों पर कब्जा कर सकते थे। अन्य यूरोपीय उपनिवेश फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी भारत पर नजर गड़ाए बैठे थे। इस बात की काफी संभावना है कि सूचीबद्ध तीन शक्तियां अर्थात मराठा, सिख और निजाम ने अपनी शक्ति को समेकित किया होता। छोटे राजाओं को इन्हीं तीन शक्तियों ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया होता एवं तीन प्रमुख साम्राज्य उभरे होते। अनवरत सीमाओं वाले राष्ट्र राज्यों की अवधारणा 18वीं शताब्दी के अंत में दुनिया भर में उभरी। संभावना है कि इस अवधारणा ने भारत के साथ साथ खुद पर भी दबाव डाला होगा और तीन साम्राज्य भी राष्ट्र राज्यों के रूप में विकसित हुए होते।